1968 और 1969 के बीच में नॉर्थर्न कैलिफोर्निया की अंधेरी सड़कों पर एक आतंक आजाद था। एक नामालूम सीरियल किलर जो सिर्फ ज़ियोडिक किलर के नाम से जाना गया। उसके लिए कत्ल करना एक आम सी बात थी। हर मर्तबा एक नई और बेमिसाल तहकीक के साथ अपने शिकार को मार डालता था, लेकिन कभी कोई निशान या सबूत नहीं छोड़ता था। वो मीडिया और पुलिस को अपने क्रिप्टिक लेटर में लिखे हुए पेचीदे और राज भरे खत भेजता था। दोस्तों, क्रिप्टो लेटर में कोड या सिंबल का इस्तेमाल होता था। इसे समझने के लिए आपको क्लूज और पैटर्न को डिकोड करना होता है। ये एक पजल या सीक्रेट मैसेज के तौर पर लिखा जाता है, जिसे पढ़ने वाले फौरन समझ नहीं सकते। क्रिप्टो लेटर का कॉन्सेप्ट कदीम जमाने से चला आ रहा है। क्रिप्टिक लेटर 16 सेंचुरी के आसपास ज्यादा मशहूर होते थे, जब पॉलिटिकल और मिलिट्री कम्युनिकेशन को सीक्रेट रखने की जरूरत पड़ती थी। किलर अपने खत में सीधे पुलिस को चैलेंज करता था, कब पकड़ोगे मुझे, जैसे कि उन्हें कह रहा हो कि वो कभी उस तक नहीं पहुंच सकते और ये खेल सिर्फ एक हाथ में है। सब कुछ शुरू हुआ 20 दिसंबर 1968 में, जब एक टीन एज कपल को उनकी कार के पास सैन फ्रांसिस्को के नॉर्थ में एक रिमोट एरिया में गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। एक साल बाद जुलाई 4, 1969 को एक और यंग कपल को उसी तरीके से मारने की कोशिश की गई, लेकिन इस बार मेल विक्टिम जिंदा बच गया और उसने बाद में उस डरावने हमले की वाक़ये को बयान किया। विक्टिम ने कहा कि वो और उसकी गर्लफ्रेंड वेलिजो के ब्लू रॉक स्प्रिंग पार्क में अपनी कार में थे, जब अचानक एक आदमी ने उन्हें गोली मार दी। आदमी ने बिल्कुल खामोशी के साथ काम किया और उसका मास्क इस कदर डरावना था कि पहचान करना मुश्किल था। इस हमले के बाद ज़ियोडिक किलर ने सैन फ्रांसिस्को और उसके आसपास के इलाके में डर और खौफ का माहौल बना दिया था। कम से कम 5 बेरहम कत्ल ज़ियोडिक किलर से जुड़े हुए हैं। वाक़ये के थोड़ी देर बाद ज़ियोडिक किलर ने खुद पुलिस को फ़ोन किया और दोनों कत्लों की जिम्मेदारी ली। पुलिस को वेलेजो के एक फ़ोन बोर्ड से कॉल मिली। किलर ने नरम लहजे में कहा, मैं वो आदमी हूँ जिसने आज रात गोलियां चलाई। मैंने उन दोनों लोगों को वेलेजो ब्लू रॉक स्प्रिंग पार्क में गोली मारी है। एक लड़की मर गई और एक लड़का जिंदा है। इसके बाद उसने लाइन कट कर दी और जब पुलिस वहां पहुंची तो वो कातिल वहां से जा चुका था। इस हमले के बाद 27 सितंबर 1969 को लेक बेरिसा के पास ज़ियोडिक ने फिर एक कपल पर हमला किया। ये कपल लेक के करीब एक जगह पर पिकनिक कर रहे थे, जब ज़ियोडिक ने मास्क पहना, हुड और सन ग्लासेस के साथ उनकी तरफ आया। फिर चाकू से उन दोनों पर हमला किया, जिसमें लड़की को ज़्यादा चोट लगी और वो बाद में हॉस्पिटल में मर गई। लड़का जिंदा बच गया और उसने बताया कि उनके सामने जो आदमी था वो पेशेवर कातिल लग रहा था, जैसे वो पहले से प्लान बनाकर आया हो। किलर ने हमले के बाद कपल की कार पर मार्कर से अपने पहले कत्ल लिख दिए और वो वहां से चला गया। इसके कुछ दिन बाद 11 अक्टूबर 1969 को सैन फ्रांसिस्को के एक टैक्सी ड्राइवर पाउल स्टाइन को ज़ियोडिक ने गोली मारकर कत्ल कर दिया। टैक्सी में बैठने के बाद किलर ने ड्राइवर को एक मखसूस जगह पर जाने को कहा और फिर उस पर गोली चला दी। इस कत्ल ने पुलिस और पब्लिक को हिला दिया, क्योंकि ये कत्ल पहली दफा एक कॉमन सिटीजन का था, जो कि पहले के शिकार यंग कपल थे। पुलिस को टैक्सी के पास कुछ चश्मदीद गवाहों ने बताया कि उन्होंने एक आदमी को देखा जो वहां चलकर जा रहा था, लेकिन उस वक्त पुलिस समझ नहीं पाई कि वो कातिल है। 1969 से 1974 के दरमियान ज़ियोडिक ने सैन फ्रांसिस्को के अलग अलग न्यूज़पेपर को तकरीबन 20 से ज़्यादा क्रिप्टो लेटर्स भेजे। किलर के क्रिप्टो लेटर्स उसके कत्ल से भी ज़्यादा डरावने थे। इन लेटर ने लोगों के बीच एक अजीब सी बेचैनी और खौफ पैदा कर दिया। किलर ने हर लेटर में एक शनाख्त बना रखी थी, जो उसका सिग्नेचर सिंबल बन गया, गन साइट के क्रॉस हेयर का सिंबल। इसका मतलब ये था कि वो अपने विक्टिम को ऐसे टारगेट करता था जैसे एक स्नाइपर अपने टारगेट को एम करता है। 1969 में किलर ने अपने सबसे पहले 3 लेटर सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल
सैन फ्रांसिस्को एग्जामिनर और वेलिजो टाइम्स हेरल्ड न्यूज़पेपर को भेजे। किलर ने कहा कि अगर ये साइफर सॉल्व कर लिया गया तो उन्हें समझ आ जाएगी कि कत्ल करने की असली वजह क्या है। पहला साइफर लेटर 31 जुलाई 1969। इस लेटर में किलर ने अपने कत्लों के बारे में तफसीलात दी और अपना पहला साइफर भेजा। इस साइफर में 408 सिंबल थे, जिसे 408 सिंबल साइफर भी कहा जाता था। इस साइफर को सॉल्व करने की जिम्मेदारी FBI के साइफर एक्सपर्ट डोनाल्ड जैन हार्डर और उनकी वाइफ बेटी हार्डन ने उठाई थी। इस मैसेज में किलर ने अपने कत्लों के मकसद को बयान किया। मैसेज में लिखा था, आई लाइक किलिंग पीपल बिकॉज इट इज सो मच फन। इट इज मोर फन देन किलिंग वाइल्ड गेम इन द फॉरेस्ट बिकॉज मैन इज द मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ ऑल। मुझे लोगों को मारना पसंद है क्योंकि इसमें बहुत मज़ा आता है। ये जंगली जानवर को जंगल में मारने से ज़्यादा मज़ेदार है क्योंकि इंसान सबसे खतरनाक जानवर है। दूसरा लेटर 4 अगस्त 1969। इस लेटर में किलर ने अपने क्राइम सीन के बारे में बात की। इस लेटर में कोई साइफर मैसेज नहीं था, बल्कि किलर ने अपने लेटर में मीडिया और पुलिस को चैलेंज किया था। तीसरा साइफर लेटर 8 नवंबर 1969। इस लेटर में ज़ियोटिक ने अपने सेकंड साइफर के साथ एक नोट भेजा था, जिसमें ज़ियोटिक ने पुलिस और मीडिया को चैलेंज किया था कि वो इस साइफर को सॉल्व करने में फेल होंगे। ये साइफर 340 सिंबल का था। इस साइफर को 2020 में 51 साल बाद अमेरिकन कोड ब्रेकर्स के एक ग्रुप ने सॉल्व किया। इस साइफर के मैसेज कुछ इस तरह था, I hope you are having lot of fun in trying to catch me. I am not afraid of the gas chamber because it will send me to paradise all the sooner because I know I have enough slaves to work for me. मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें मुझे पकड़ने में बहुत मज़ा आ रहा होगा। मैं गैस चैम्बर से डर नहीं रहा क्योंकि ये मुझे जल्द से जल्द पैराडाइज भेजेगा और अब मेरे पास काफ़ी गुलाम हैं जो मेरे लिए काम करते हैं। ज़ियोटिक किलर के लेटर 1974 के बाद अचानक बंद हो गए, लेकिन उस वक्त तक पुलिस उसे नहीं पकड़ पाई थी। उसका आखिरी लेटर फरवरी 1974 सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल न्यूज़पेपर में आया, जिसमें उसने अपने क्राइम के बारे में लिखा। किलर ने अपने और पुलिस के दरमियान चलने वाली इस साइकोलॉजिकल गेम का मज़ा लेते हुए लिखा, मी = 37, SFPD = 0। इसका मतलब था कि उसने 37 लोगों का कत्ल किया है, जबकि सैन फ्रांसिस्को पुलिस डिपार्टमेंट अब तक उसे पकड़ने में नाकाम रही है। जब मर्डर रुक गए, लोगों ने सोच लिया कि सब खत्म हो गया, मगर क्राइम राइटर रॉबर्ट ग्रेस्मिथ, जो एक प्रोफेशनल कार्टूनिस्ट था जो सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल न्यूज़पेपर में काम करता था, 1969 में जब ज़ियोटिक किलर ने अपने क्रिप्टो लेटर और साइफर सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल न्यूज़पेपर और पुलिस को भेजना शुरू किए, ग्रे स्मिथ की इस केस में दिलचस्पी बढ़ गई। इस वक्त पर वो सिर्फ एक ऑब्जर्वर था, मगर जैसे जैसे केस अनफोल्ड होता गया और वो डीपली इन्वॉल्व होता गया, और इस जुनून को 2007 की फिल्म ज़ियोटिक ने बेहतरीन तरीके से कैप्चर किया। उसने बिलीव किया कि किलर 1980s तक एक्टिव रहा और भी लोगों को कत्ल किया। हालांकि ये थ्योरी कंट्रोवर्शियल, मतलब कुछ लोग मानते थे कुछ नहीं, मगर 90s में कुछ इन्वेस्टिगेटर ने क्लेम किया कि उन्होंने ज़ियोटिक किलर को पहचान लिया है। सबसे ज़्यादा सस्पेक्ट किया गया आर्थर लेग एलिन को। एलिन एक फॉर्मर स्कूल टीचर था जो बच्चों को पढ़ाता था। 1975 में बच्चों के सेक्सुअल अब्यूज़ के लिए पुलिस ने इसे पकड़ा था। एलिन एक स्ट्रॉन्ग सस्पेक्ट था। एलिन के घर से पुलिस ने टाइपराइटर और साइफर के मटेरियल रिकवर किए जो ज़ियोटिक किलर के लेटर से मिलते जुलते थे। एलिन उन्हीं इलाकों में रहता था जहां ज़ियोटिक किलर ने अपने मर्डर किए थे। एक क्राइम सीन पर मिलिट्री स्टाइल बूट्स के प्रिंट मिले थे और एलिन के पास ऐसे ही बूट थे, लेकिन कभी भी ज़ियोटिक किलिंग से उसका डायरेक्ट लिंक प्रूफ नहीं हुआ। आज तक ये केस अनसॉल्व्ड और राज में डूबा हुआ है।